नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी के अंतर्गत ही इन चैप्टर्स को रखा जाता है ईवीएस को, और कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। आप देख सकते हैं खुद भी 150 क्वेश्चन इसके मैं लेकर आया हूँ आपके बीच। ये हर एक क्वेश्चन 3-4 बार कम से कम एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 10-10 बार 8-8 बार एग्जाम में अलग अलग पूछे गए हैं। और 6 से 12 क्लास का एनसीईआरटी एससीईआरटी का ये मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट एक छोटा सा रहेगा कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह अपलोड हो वीडियो आपको मिल सके। अदर क्लासेस चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। 16वां चैप्टर आज हम लोग करने जा रहे हैं, 16th नंबर। इससे पहले 15 चैप्टर हर एक क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ाया गया है, अपलोड कर दिया गया है प्लेलिस्ट के अंदर। पूरा फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, एक ही प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया गया है वीडियो। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था दोस्त कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसको बोला जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, जो भी आप जानते हैं उसको जवाब जरूर देते चलेंगे। कमेंट्स में लिखते रहिएगा ABCD, जो भी आप आंसर जानते हैं, बहुत अच्छा मुझे भी लगेगा। सबसे पहला कर रहा है क्वेश्चन, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट कर रहा है भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उसके चारों ओर अस्तित्व में है। तो ये तो पर्यावरण का है, ये है परिभाषा। भौतिकीय, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक अवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी इसी का डिफिनीशन है, अलग अलग लोगों ने दिया है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो मनुष्य को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, ये भी पर्यावरण का डिफिनीशन है। यानी पर्यावरण का अभिप्राय इन सभी से है। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्त। कई तरह का डिफिनीशन देखने को मिला। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कर दीजिए। सही नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग कर दीजिए। सही नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, पहला कह रहा है कि पर्यावरण के अजैविक संगठन के अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल आते हैं। एकदम सही बात है, ये सारे क्या अजैविक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पादप जीव, सूक्ष्म जीव, पर्यावरण जैविक संगठक है। सही बात है, ये सभी जीवित है। कह रहा है अजैविक तथा जैविक संगठन मिलकर बायोम यानी कि डाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं, इकोलॉजी बनाते। एकदम सही बात है। तो अंतिम डी गलत होना ही है। पर्यावरण के सभी घटक हमेशा स्थिर होते हैं, जी नहीं, ये गलत बात है। हमेशा अस्थिर होते हैं, बदलते रहते हैं। आगे आइए, कहा जा रहा है कि पर्यावरण के जैविक घटक में पादप सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला पॉइंट है पादप ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये सही बात है। पादप ही पर्यावरण के जैविक संगठनों में जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। ये बात भी सही बात है, दोनों पॉइंट सही है। पादप अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, ये बात भी सही है। इनमें सभी आंसर दे दीजिए। इन सभी पॉइंट के कारण क्या है, पर्यावरण के जैविक घटक सबसे पादप सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। निकेत में कई तरह के प्रजाति पाई जाती है। जी नहीं, ये गलत है। आवास में एक ही तरह की प्रजाति पाई जाती है, ये भी गलत है। एक आवास में कई निकेत होते हैं, हाँ ये सही है। एक आवास के अंदर कई निकेत होते हैं, और जो एक निकेत होती है वो किसी एक जीव के लिए होती है। आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है। जी नहीं, ये भी गलत है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक होगा, सी नंबर आंसर होगा। कह रहा है झील पारितंत्र का वह क्षेत्र कहलाता है जहाँ पानी रहता है, जहाँ पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन की अधिकता होती है। उस जगह को हम लोग दोस्त बोलते हैं सरोजावी क्षेत्र। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो पादप प्लवक होते हैं, ये एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल एल्गी बोल सकते हैं इसको आप। आगे है आपका कि सही बताइएगा, संक्रमिका इकोटोन के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। यह दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसीलिए यहाँ तनाव पाया जाता है। 100% सही है ये। संक्रमिका का क्षेत्र प्राय न्यून होता है, मतलब छोटा होता है, ये भी सही बात है। दोनों पॉइंट सही है।
कह रहा है कि जैव मंडल के अंतर्गत शामिल है, जैव मंडल के अंतर्गत सभी है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल सभी शामिल है। यहाँ कह रहा है कि कोर प्रभाव, कोर प्रभाव यानी एज इफेक्ट के संदर्भ में कथन पर विचार करिए और सही बताना है। कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित है। जी सही बात है। कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जा सकती है जो कि आसन्न पारितंत्र में नहीं होती है। ये भी सही बात है, यानी दोनों पॉइंट इसके दोस्त सही लिखे गए हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े। आगे कहा जा रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकी की हानि से तुरंत प्रभावित हो जाती है? तो आंसर दीजिएगा संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति जो होती है पारिस्थितिकी की हानि से तुरंत प्रभावित होती है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि पारिस्थितिकी के बारे में कौन सा सही नहीं है बताना है। पहला पॉइंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। सही बात है ये तो। एक सेकेंड भागो मत। पहला तो सही हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के ऊर्जा द्वारा संचालित होते, ये भी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है, ये बात भी सही है। तीनों पॉइंट अभी तक सही है, मतलब गलती लास्ट वाला है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र होता है। जी नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, कोई कहीं भी जीव आ सकता है, जा सकता है, कोई किसी को रोकता नहीं है इसमें। यहाँ कह रहा है कि पारिस्थितिकी कर्मता इकोलॉजिकल नीच के संबंध में विचार करिए। इसका मतलब समझे? इसका मतलब नहीं समझे तो मैं बताता हूँ, निकेत के बारे में कह रहा है। आपको पता होना है पारिस्थितिकी तंत्र के एक खास नीच का मतलब होता है एक खास जगह जहाँ कोई खास तरह के जीव रहते हैं, उसे हम लोग नीच बोलते हैं। कह रहा है पारिस्थितिकी कर्मता यानी कि निकेत किसी विशेष प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो जी हाँ, सही बात है। कह रहा है पारिस्थितिकी कर्मता के अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उसके उपयोग के तरीके, समय, उसकी प्रजातियों की अन्य प्रजातियों के साथ अंतःक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। जी हाँ, एकदम सही बात है। दोनों पॉइंट अभी तक सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिकी कर्मठता की अवधारणा का विकास जोसेफ ग्रिनले ने किया था। ये तीनों पॉइंट सही है। जोसेफ ग्रिनले जो थे ने ही इस चीज़ के बारे में अच्छा से एक्सप्लेनेशन दिया था। ये तीनों पॉइंट भी कहा था और भी डिटेल बहुत सारे पॉइंट कहा था। कहा जा रहा है कि घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या पिरामिड होगा। तो आंसर दे दीजिएगा सीधा पिरामिड होगा। निम्नलिखित में किसका संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा? निम्नलिखित में से किसका संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ध्यान दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आम का पेड़, क्योंकि आम के पेड़ पर जीव रहने वाले का उल्टा पिरामिड बन जाता है और सभी का सीधा बनेगा। यहाँ पे है आपका कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। संख्या पिरामिड उल्टा हो सकता है, बायोमास पिरामिड उल्टा हो सकता है, लेकिन ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। कह रहा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड कैसा होगा? आंसर दे दीजिए, उल्टा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? तो आंसर दीजिए गिरगिट। गिरगिट में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है। चमगादड़ हो गया, कंगारू हो गया, चूहा हो गया, इस सभी में ठंड के दिन में निष्क्रियता पाई जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, इसका आंसर कंगारू देना सही रहेगा। ठीक है, शीत निष्क्रियता कहा था ना, शीत निष्क्रियता में कंगारू आ जाएगा। ठीक है, कंगारू जो होता है इसमें शीत निष्क्रियता नहीं पाया जाता है। गिरगिट में, चमगादड़, चूहा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव में ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? आइए ना देखते हैं, ग्रीष्म गर्मी के दिनों में। जैसे यहाँ पे आंसर दे दीजिएगा, यहाँ आंसर दो दो हो जाएगा, मगरमच्छ भी हो जाएगा, चमगादड़ भी हो जाएगा। ये दोनों जो है ना, इसमें ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं पाया जाता, लेकिन जो ये सैलामेंडर दिया हुआ है और चूहा, इसमें पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है सूर्यताप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता वाला क्षेत्र नहीं है? तो 19 का आंसर क्या दीजिएगा? आर्कटिक क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि बर्फीला क्षेत्र है ना, इसीलिए। कह रहा है किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र
स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा तर्नक। क्या बोलते हैं उसको दोस्त? तर्नक के रूप में जानते हैं। चलिए जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो तर्नक के रूप में हम लोग उसको दोस्त जानते हैं। आगे कहा जा रहा है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, एक कोशिकीय ये शैवाल होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कह रहा है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गीय होता है। सही बात है, एकदम एक सीध में होता है। आगे कहता है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुमार्गीय होता है। खाद्य जाल में बहुमार्गीय, ये भी सही बात है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल अलग होता है। खाद्य श्रृंखला सीधा चलता है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन खाद्य जाल में यहाँ से ऐसे ऐसे फूट सकता है, यहाँ से ऐसे ऐसे फूट सकता है, इसलिए बदल जाता है। तो दोनों पॉइंट 22 का सही में जाएगा। आगे है आपका, अगर पॉइंट देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ संचित रहता है? सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ होगा? दिमाग लगाने वाली बात है, उत्पादक के पास होगा। आगे घटता ही जाएगा ना। आगे यदि देखेंगे आप तो ये तो उत्पादक हो गया। कह रहा है निम्नलिखित निम्न में कौन प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? जलीय कीट, सर्प एवं मेढक, बाज एवं सर्प, कीट एवं मवेशी। देखिए, जो उत्पादक को खाता है वही आएगा। अब बताइए, तो कीट और मवेशी हो जाएगा, क्योंकि कीड़ा भी उत्पादक खाता है, मतलब घास फूस खाता है, और मवेशी भी, तो यही हो जाएगा डी नंबर। आगे है कि पारितंत्र कैसा होता है? तो परितंत्र की बात करिएगा तो खुला होता है, ध्यान रखने वाली बात है। परिस्थिति तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है, तो ऊर्जा के प्रवाह में और पदार्थों के चक्रण में, दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। फॉस्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है? तो ये रहता है ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में। कौन से? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में रहता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा के स्तर पे, उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? आपके सामने जो ऑप्शन है, अगर आप इसमें से आंसर खोजिएगा तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, द्वितीय उत्पादकता कहलाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है शाकाहारी से मांसाहारी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण कितना होता है? तो ओनली 10% होता है। कह रहा है झील पारितंत्र का जैव भारा पिरामिड कैसा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो झील पारितंत्र का जो जैव पिरामिड होता है वो होता है आपका, ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैव भार जब भी का ना, ज़्यादातर केस में उल्टा मारा जाता है। आगे कह रहा है कि जंतु जो समुद्र की तल में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? समुद्र तल में रहने वाला है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंथोस। क्या बोलते हैं दोस्त? बेंथोस। इसका ट्रिक है बेंच के नीचे बेंथोस। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो इसको बोलते हैं शाकाहारी। सबसे पहला शाकाहारी होता है ना। आगे कह रहा है पादप अनुक्रमण में अंतिम स्थिर समुदाय क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चरम समुदाय कहलाता है। ठीक है, सबसे अंतिम स्थिर है चरम समुदाय। घास स्थलीय पारितंत्र में ग्रास हॉपर क्या है? तो ये शाकाहारी में आएगा। बात समझिए, प्राथमिक उत्पादकता हो जाएगा। सबसे पहले ये पेड़ पौधा को खाएगा, उसके बाद उसको सब खा जाता है। कह रहा है पारितंत्र के अजैव घटक निम्न में से कौन सा है? जल, मिट्टी, वायु, ये सारे अजैव घटक है, जीवित तो कुछ भी है नहीं ना इसमें। नेक्स्ट है आपका कि अनुक्रमण सदैव किस ओर होता है? अनुक्रमण, ध्यान रखिएगा इस शब्द पर। तो आंसर क्या निकल कर आएगा? ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है अनुक्रमण सदैव किस ओर होता है, तो आंसर आपका निकल गया समुद्भीद में। समझे, ये ध्यान रखने वाला था। अनुक्रमण का मतलब है कि चेंजिंग, चेंजिंग होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, जब एक स्थिर बदलाव आ जाएगा तो वो शांत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जलोद्भिद जलीय पौधा, समुद्रभिद समुद्रीय पौधा, और मरुद्भिद का मतलब नॉर्मल मरुभूमि में रहने वाला पौधा। आगे करा निम्न में से किसे जीवन का आधार माना जाता है? कार्बन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो कार्बन को जीवन का आधार माना जाता है। हमेशा बच्चा ऑक्सीजन मार देता है और गलती कर लेता है, कार्बन आंसर होगा। पोषक चक्र कितने प्रकार के होता है? पोषक चक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। आगे कह रहा है कि तालाबीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मछली होती है। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता होगा इस समय ना,
जितने भी है सभी में उपभोक्ता कर दीजिए, समझे। इन सभी में क्या हो जाएगा, उपभोक्ता, तब जाके क्वेश्चन सही होगा, वरना क्वेश्चन ही गलती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, तो गाय हो जाएगा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। उसके बाद उसको खाएगा मांसाहारी, क्योंकि वो तो शाकाहारी है। आगे प्रश्न में है कि किसी आहार श्रृंखला के प्रथम जीव कौन होते हैं, तो प्रथम जीव क्या होगा, उत्पादक ही होता है ना, इससे पहले तो कोई नहीं हो सकता। सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु ग्रहण करते हैं, सौर विकिरण का कितना, तो आंसर क्या दिया, 2 से 10% मात्र वो ग्रहण कर पाते हैं। आगे है कि परितंत्र के जलवायु संबंधी कारक निम्नलिखित में से कौन है, तो आंसर दीजिएगा इनमें से सभी है, जैसे तापक्रम हो गया, प्रकाश हो गया, आर्द्रता हो गया, इनमें सभी आंसर जाएगा, ठीक है। आगे है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा बताइए। उत्तरोत्तर पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। आसान है, घटती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते समय आगे कहता है अपरद खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो आपका आंसर निकल कर क्या आता है बताइए जरा। आप कहेंगे मृत कार्बनिक सामग्री से, क्या आंसर दीजिएगा, मृत कार्बनिक सामग्री से आता है। आगे कहा जा रहा है कि किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाले समुदाय को क्या कहते हैं, तो 46 का आंसर निकल कर आपका आएगा अग्रगामी समुदाय कहा जाता है। किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाले समुदाय को हम लोग बोलते हैं अग्रगामी समुदाय। नाम से भी नहीं लग रहा है कि पहला यही होगा। नेक्स्ट है दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत कौन सम्मिलित है, तो दीर्घ उपभोक्ता में जो सम्मिलित है दोस्त, उसका नाम है सिर्फ तृतीय श्रेणी की उपभोक्ता। अगर चतुर्थ रहेगा तो उसको आंसर मारना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट है कि अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। अपघटक को नष्ट कर देंगे तो कह रहा है खनिज का प्रवाह रुक जाएगा, क्योंकि अपघटक क्या करते हैं, खनिज को फिर से मिट्टी और वातावरण में फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्या होता है आपको पता है, जो समझ रहे हैं, जो कि खाता हो उत्पादक को। तो 49 का जवाब आप निकाल के आएगा टेक्टोना, और सभी जो है वो सभी उत्पादक है, जैसे बैलिस्नेरिया, स्पाइरोगाइरा, निम्फिया, लेकिन टेक्टोना जो है, टेक्टोना ये एक जीव है, ध्यान रखिएगा। आगे कहा जा रहा है कि उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है, तो 50 का आप आंसर दीजिएगा, कमी आ जाती है कि नहीं है। नेक्स्ट आपका कि जैव व्यवस्था के सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहा जाता है, जीव कहा जाता है। झील के सतही जल में किसकी अधिकता होती है, झील की सतही जल में अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, खनिज या प्रदूषक, खनिज की अधिकता होती है ना। आगे कहा जा रहा है कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले स्तनधारी में कौन और पैर सामान्य होते हैं, छोटे आंसर हो जाएगा ना। ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले स्तनधारी में कान और पैर सामान्य होते हैं, इसका सामान्यतः छोटा होता है ताकि ऊर्जा जो ऊष्मा का हानि न हो शरीर से। नेक्स्ट है छोटे मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है और पोषण प्राप्त करती है, इस संबंध को क्या कहते थे, एक को ही बेनिफिट है दूसरा को तो है नहीं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सहजीविता। एक मिनट, सहजीविता नहीं, इसको सहभोजिता बोलते हैं। सहजीविता में एक दूसरे को बेनिफिट देता है। दो प्रजाति है जिसमें दोनों एक दूसरे के लाभकारी होते हैं, यहाँ पे हम देंगे सहजीविता। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव निम्नलिखित रूप में से कहलाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पलवक। नेक्स्ट है आपका कि सहोपकारिता का उदाहरण निम्न में से कौन है, लाइकेन या माइकोराइजा, तो आपका आंसर आएगा दोनों में एक दूसरे का बेनिफिट देता है, इसको बोलते हैं सहोपकारिता। नेक्स्ट है चरने वाले जंतु में संभवतः क्या लाभ है, तो उसके उत्सर्जी पदार्थ का मृदा से मिलना, जो भी वो छोड़ेगा चरने वाला वो मिट्टी में मिलता रहेगा, खाद का काम करेगा। नेक्स्ट है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है, ऊर्जा को ग्रहण उत्पादक करता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का तृतीय उपभोक्ता कौन है, ऑप्शन से बताइए,
तो सर्प दे दीजिएगा ना, क्योंकि मेढक या ग्रासहोपर को सांप खा जाता है। आगे है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो घास को बकरी खा रहा है, बकरी को मनुष्य खा रहा है, यही तो है पहला नंबर वाला। आगे है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो उत्पादक घास है। कह रहा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण कौन है। तो हिरण क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि वो शाकाहारी है ना, इसीलिए प्राथमिक हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन शामिल है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल सारे है पर्यावरण में। आगे कहा जा रहा है कि जीव मंडल के विभिन्न घटक और उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण कर देता है। तो 65 का आप क्या जवाब दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने बताइए मेरे को। इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषीय स्तर में जाता है। तो एकदम आसान है, 10% जाता है। आगे है कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे यूज करते हैं। तो मात्र न के बराबर यूज कर पाता है, समझे, लगभग 10% ही वो यूज कर पाता है। कह रहा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषीय स्तर होते हैं। तो 4 पोषीय स्तर तकरीबन माना जाता है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 1% ही यूज करते हैं। पोषीय स्तर में आगे 10% बढ़ता है, लेकिन यूज जो होता है मात्र 1 से 2% ही कर पाता है। ध्यान रखिएगा पौधा प्रकाश संश्लेषण का। ये तो मैंने बता दिया 4। आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर को क्या कहा जाता है। तो पोषीय स्तर बोलते हैं ना प्रत्येक स्तर को, बताइए। आगे कहा जा रहा है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है। तो शैवाल, जीवाणु, नहीं शैवाल नहीं, इसमें आप आंसर दीजिए जीवाणु और कवक को। ठीक है, जीवाणु और कवक आते हैं सूक्ष्म उपभोक्ता के अंतर्गत। कह रहा ये उत्पादक के अंतर्गत आता है, पता है आपको। शैवाल क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ध्यान रखिए, उपभोक्ता नहीं है ये। कह रहा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से क्या बनता है। तो आप आंसर दीजिएगा आहार श्रृंखला बनता है। नेक्स्ट फर्स्ट में है कि मांसाहारी जीव पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। तो आंसर क्या दीजिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक। एक मिनट, मांसाहारी जीव पारिस्थितिकी तंत्र प्राथमिक उपभोक्ता तो मांसाहारी नहीं होता है, द्वितीयक और तृतीयक होता है। इसका आंसर डी दे दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। प्राकृतिक है, पार्क हो गया, समुद्र हो गया, क्योंकि कृषि भूमि हम लोग बनाते हैं, फुलवारी हम लोग बनाते हैं, पार्क हम लोग बनाते हैं। मानव निर्मित हो गया, लेकिन समुद्र भगवान ने बनाया, इसलिए प्राकृतिक है। आगे है कि जीव मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। जो स्वपोषित है, बताइए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। चारों ऑप्शन लग रहा होगा ना क्या आंसर है। आंसर दीजिएगा पारिस्थितिकी तंत्र। आगे है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का ऊर्जा प्रवाह किसने दिया था। लिंडमैन नाम का व्यक्ति थे, इन्होंने ये नियम दिया था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति का नाम। रेगिस्तान एवं शुष्क स्थानों में पाए जाने वाले पौधों में किस तरह का अनुकूलन होता है। इसके जड़ें बहुत लंबी, शाखित, मोटी एवं मिट्टी के नीचे गहराई तक जाने वाला होता है, ताकि पानी मिल जाए, सही है। तने जल संचयन करते हैं, इसके कारण तना मांसल तथा मोटे होते हैं, गुद्देदार, सही है। बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल हानि को रोकने के लिए तना में मुख्यतः क्यूटिक्युलयुक्त एवं घने रोम से भरे होते हैं। आप देखेंगे ना बहुत स्लिपरी रहेगा इसका सरफेस, कि उसमें पानी ही बाहर नहीं निकलेगा, मोमी रहेगा पूरा। आगे है निम्नलिखित में से मरूदभिद जेरोफाइट्स क्या है। वही कहाँ पे पाया जाता है मरूदभिद, मरुस्थल में। बात समझ में आ रही है। तो इनमें सभी हो जाएगा, यूफोरबिया और जोमोन, एकेसिया, ये सभी क्या है, अमरूदभिद पौधा है। नेक्स्ट है आपका कि ऑर्किड का पौधा आम के पेड़ के शाखा पर उगा रहता है। यह किस तरह की अन्योन्य क्रिया है। तो उस पर चला जाता है, उग जाता है, इसको बोलते हैं परजीवी होता है। इसको सब हो जाता है, ये सब नहीं है, उसी वहाँ जाके उससे एनर्जी लेता है। निम्नलिखित कथनों में से परजीवी को कौन सा सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। एक जीव को लाभ होता है, दोनों जीव को लाभ होता है, एक जीव को लाभ होता है, दूसरे प्रभावित नहीं होते, एक जीव को लाभ होता है, दूसरा प्रभावित होता है। डी आंसर दीजिए। परजीवी में हमेशा एक फायदा में रहता है, दूसरा को लॉस हो जाता है, कभी कभी तो उसको मार ही देता है, इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, गड़बड़ पूछ रहा है। पहला हेलियोफाइट, सूर्यमुखी, ये सही है। स्कियोफाइट, इसको प्यूनेरिया बोलते हैं, भी सही है। बीपीपेरस, राइजोफोरम बोलते हैं, राइजोफोरा, ये भी सही है।
इसका डी आंसर इसका मतलब गलती होगा। देखिए यहाँ गलती है। एडोथर्मी जो है ना जीवाणु का नहीं, गलत है। कह रहा है पारिस्थितिकी पिरामिड में किसे कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तो अपघटक है ना, ये बेचारा मुंह ताकते रह गया, इसको कहीं पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान नहीं दिया गया, लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट करता है। कह रहा है पारिस्थितिकी अनुक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो 82 का आंसर दे दीजिएगा। पहला कह रहा है पौधे एवं जंतुओं के प्रकारों में लगातार परिवर्तन, ये तो सही है। जैव विविधता में वृद्धि, ये भी सही है। कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि, सही है। इनमें सभी आंसर डाल दीजिए। ये सभी परिस्थिति अनुक्रम के दौरान देखने को परिवर्तन मिलता है। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो आंसर क्या दीजिएगा, रीटर को जाता है। आगे है आपका कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो 84 का आंसर क्या दीजिएगा, जीव पर्यावरण का। क्या, जीव और पर्यावरण का। नेक्स्ट है आपका कि स्व पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था। तो 86 का आंसर दीजिएगा, टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र दिए थे। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो आंसर सी दीजिए, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ये सबसे बेस्ट डिफिनीशन कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं। तो एक तो जैविक है, एक अजैविक है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजीवीय घटक है, मतलब अजैविक। कोलेरेला, मानव, जल हो जाएगा। जल मरा हुआ है ना, जीवित तो है नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सा श्रृंखला सही है। तो उत्पादक से उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक, यही तो है प्रोसेस ना। नेक्स्ट है आपका कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनती है। तो ऑप्शन डी देखिए, उत्पादक, उसके शाकाहारी, फिर मांसाहारी। कह रहा है किसी श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता होता है शाकाहारी, हमेशा प्रथम खाने वाला शाकाहारी, बाद वाला मांसाहारी। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। तो आंसर दीजिएगा आपका, सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यही तो है मेन उत्पादक का काम, और बाद में हम लोग उसको खाएंगे। आगे कहा जा रहा है आपका कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत किसको माना जाता है। तो आपका आंसर निकल के आएगा सूर्य प्रकाश को। कह रहा है किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है। तो उत्पादक का। कहाँ है उत्पादक, ऐसे प्राथमिक लगाना जरूरी नहीं था, उत्पादक कहता तो भी आंसर सही होता, पहला ही आंसर होगा। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है, समुद्र के पास है, सोच के बताइएगा। इसको बोलते हैं लवणोद्भिद वनस्पति, क्योंकि नमकीन होता है ना वहाँ का वातावरण, इसीलिए लवणोद्भिद कहलाता है। नेक्स्ट है न्यूनीकृत पत्तियाँ और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है। एकदम आसानी से आंसर दे दीजिएगा। इसको बोलते हैं शुष्कोभिद, मतलब सूखा हुआ जगह पर रहने वाला, इसको मरुदभिद भी बोला जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि मरुदभिदों में लंबे मूल तंत्र होते हैं क्योंकि ये पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। नहीं, इसका आंसर दीजिए ये, गहरे जल स्तरों से जल अवशोषण करके जड़ें गहराई में चली जाती है। अवशोषण करते करते जैसे जैसे पानी नीचे जाता है उसका जड़ और लंबा होते चला जाता है उसके साथ साथ। करा यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। ऑक्सीजन। आगे कह रहा है कि अधिपादप इपीपाइथेट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर, क्या आंसर दीजिएगा, वर्षा पूरे वर्ष होते रहती है वहां पे, इसको बोलते हैं अधिपादप। मेघालय या मासिनराम कह सकते हैं। कह रहा है मिर्मेकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादप का। ठीक है, आंसर दिया चींटियों के बीच। कह रहा है जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं, है कि नहीं। प्राथमिक तो खुद बकरी था उत्पादक को खाकर। सौर ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है। तो सूर्य से।
समुद्र से नहीं, सूर्य से। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो 104 का जवाब दीजिएगा आप। एक जीव से दूसरे जीव में होता है, यही तो तरीका है ना, ऊर्जा आगे बढ़ते रहता है। कह रहा है हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसको हाइड्रोफाइट कहा जाता है? ये तो बच्चा भी बता देगा छोटा। एक जलीय पौधा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मरुभिद है? अमरवेल, नीम, करील या सरसों? बताइए। करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? तो वायु है अजैव, जो मरा हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो याद रखिए मिट्टी के बिना पौधे को बढ़ाना, पानी के सहारे। मिट्टी नहीं दिया जाता है, फिर भी पौधा क्या होता है? आगे बढ़ रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है। सोचिए। कह रहा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? तो हरे पौधे करता है, मतलब उपयोग करना। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना आवश्यक है? तो 33.3%, बट है नहीं, अभी 23 पॉइंट, अभी 10% का कमी है। कह रहा है मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ओडिशा का दंडकर जंगल कह दीजिए, लेकिन नहीं, इसका आंसर दीजिए दक्षिण 24 परगना का सजने वाला जंगल, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एपीफाइट्स, पाइटोट्रॉन बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यांत्रिक मदद हेतु। नेक्स्ट है कि पादपालय एक सुविधा है जिसमें, आंसर दे दीजिएगा, नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो आंसर क्या दीजिएगा? कार्बनिक कृषि। खाद से, अगर कार्बनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है कि नहीं? आगे कह रहा है अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? बेस्ट, ये दीजिए, क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय में सक्रिय होते हैं। दिन को इतना ज़्यादा गर्मी होता है, कोई भी कीड़ा निकलता नहीं है, बिल में छिपा रहता है, रात को निकलता है, इसलिए फूल रात को होगा, तभी तो उसका क्या बोला जाए, रिप्रोडक्शन हो पाएगा, इसीलिए। कह रहा है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में क्या होता है? जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, ईपीफाइट्स। बताइए जरा, फाइट कौन सा करता है? जीरोफाइट बोलते हैं इसको। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो उस व्यक्ति का नाम था ग्रीनलेस। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है? तो समुद्र आंसर होगा, यदि होगा तो आंसर। ऑप्शन में दे दिया महासागर, दिस इज द राइट आंसर, इससे स्थिर कुछ नहीं है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? तो देखिए, कम करना मतलब रेड्यूस, पुनः प्रयोग करना रीयूज, क्या क्या होता है? यही तो होता है, वो पुनः चक्रित करना। देखिए, रेड्यूस, रीयूज, एक क्या होता है? रिसाइकल। हाँ, रिसाइकल, यही 3 वो होगा, पहला ही आंसर हो जाए। देखिए, खोज लिए ना। कह रहा है आगे सामाजिक वानिकी है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उसका व्यवस्था करना। नेक्स्ट है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में। बताइए आप कमेंट्स में मुझे, रियो डी जेनेरो कहाँ पे है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान, वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखने वाली बात है। आगे कहा जा रहा है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, तो देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत हम लोग बनाते हैं, इसलिए कृत्रिम हो गया। आगे कहा जा रहा है आपका भारत में, एक सेकेंड दीजिएगा, आँख में कुछ चला गया। हाँ, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा प्रमुख कारण माना जाता है? तो जो मुख्य कारण में आता है वनोन्मूलन, पेड़ पौधा काटना। कर रहा है ताल पारिस्थितिकी यानी तालाब तंत्र की स्थिति निर्भर करती है, तालाब वाला पूछ रहा है, तो आंसर क्या दिया? उत्पादकों और उपभोक्ता पर, डी आंसर हो जाएगा। और हर जगह यही डिपेंड होता है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो मानव का गतिविधि है कि नहीं?
अगला प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैश्विक विरासत का वन तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। आगे है किवा वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा आपका फाइकोसाइनिन। आगे कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है जैव भू रासायनिक चक्र बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो कह रहा है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, याद रखिएगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसको हम लोग इको मतलब का साइन दे दिया जाता है सरकार की तरफ से। विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? खतरनाक ये चीज़ है, इसको बोलते हैं हम लोग जल हायासिंथ, जलकुंभी बोलते हैं, पूरा तहलका मचा देता है। निम्नलिखित में से किस से कार्य में पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी काटने से, सबसे ज़्यादा तो इसी से बिगड़ेगा। आगे कहा जा रहा है यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन के कमी से। नेक्स्ट है आपका कि अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या होगा ज़्यादा पौधा काटने से? तो आंसर हो जाएगा जंगली जानवरों के निवास स्थान नाश हो जाएगा और वो सारे चले जाएंगे शहर में, गाँवों में। चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्पादक। आधार तल यहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट आ रहा है पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? तो इसको बोलते हैं NEERI, नीरी। कमेंट्स में आप मुझे नीरी का फुल फॉर्म बताइए तो ज़रा, और एक और इसका बताइएगा ICAR का। कह रहा है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जल विद्युत। आगे कहा जा रहा है कि धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है, तो आंसर क्या? प्राकृतिक संसाधन। कह रहा है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संक्रांति क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इकोटोन बोलते हैं संक्रांति क्षेत्र को। पहले भी ये क्वेश्चन ऐसा आया है एक आध। नेक्स्ट कह रहा है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा उसको बोलते हैं हम लोग पारिस्थितिकीय पदछाप बोला जाता है या नहीं? यहाँ पे कह रहा है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका आंसर दीजिए उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, सबसे बेस्ट यही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि खाद्य श्रृंखला है स्वपोषी जीवों के बीच संबंध, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, एक जीव में दूसरे जीव का खाद्य का परासरण प्रवाह बोलिए, यहाँ लिख दीजिए प्रवाह, तब जाके सही हो जाएगा। ये पारन गलती से लिखा गया। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो पहला यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटक युक्त है, तो पहला तो सही हो गया पॉइंट। दूसरा कह रहा है इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, भी सही है। यह एक बंद नहीं होता है, खुला होता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र सही है। आगे कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, मानव द्वितीय स्थिति में आता है ना, प्राथमिक भी है द्वितीय उपभोक्ता भी है। हम लोग शाकाहारी भी होते हैं, हम मांसाहारी भी होते हैं। आगे कह रहा है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। तो बेंगलोर इंसर्ट दीजिएगा इसका। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में है। यहाँ पे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1972 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा है ना, तो सीधा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तो बेनेट द्वारा, बेनेट ने किया था पारिस्थितिकी संक्रमण का प्रयोग। नेक्स्ट है आपका कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है?
तो आप कहिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं जैव भू रसायन चक्र। क्या बोलते हैं? जैव भू रसायन चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव माना जाता है? वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारी का फैलना, प्रवाल भित्ति का प्ररंजन होना। सारे आंसर दे दीजिए। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक सभी सही है। तो इस क्लास में आज इतना ही रहेगा दोस्त। मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सोचिए ना, आप 40 मिनट के अंदर 150 से ऊपर क्वेश्चन आपको करने को मिला। इससे ज़्यादा बढ़िया क्या सेशन हो सकता है? समय आपका बच रहा है, आप इस थोड़ा अब देखिए दूसरा क्लासेज आप देख सकते हैं। तो ये है, ऐसे ही क्लास करना चाहिए। फालतू का इधर उधर की भाषण मारना, फालतू का समय बर्बाद करना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हर कोई आजकल मोटिवेटेड है कि हाँ भाई मेरे को नौकरी लेना, तो उसको क्या ही फालतू के इधर उधर की बातें करके समय बर्बाद करना। चैनल के प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए आप लोग, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए है जहाँ से आप तुरंत के तुरंत पढ़ेंगे कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ का रिवीजन करेंगे और एक नौकरी पक्का करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।